हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अध्ययन। तो लास्ट लेक्चर में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें हमने देख लिया था कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे हमें सिग्नल वगैरह मिलता है। आज हम देखने वाले हैं कि सिलेक्शन रूल क्या होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें अगर माना कोई मॉलिक्यूल पहचानना है कि आईआर एक्टिव है या नहीं है, तो एक मेन बात होती है कि वहां पर क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। अगर किसी मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट है तभी वो क्या हो सकता है, आईआर एक्टिव हो सकता है। अगर माना किसी मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट नहीं है, ठीक है ना, नो डायपोल मोमेंट है, तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कैसे होंगे, आईआर इनएक्टिव। ठीक है, आईआर इनएक्टिव हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मॉलिक्यूल ले लूं H2, ठीक है, तो H2 में क्या है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, इनमें कोई भी डायपोल जनरेट नहीं होगा क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बराबर है। तो यहाँ पर कितनी भी हम स्ट्रेचिंग कर लें, एक दूसरे को खींच लें बॉन्ड को, या कितना भी वाइब्रेशन वगैरह कर लें, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट है कोई भी चेंज नहीं आएगा। डायपोल मोमेंट में नो चेंज होगा, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आएगा। इसका मतलब जितने भी होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि उनमें डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होता, इसलिए क्या होते हैं, आईआर इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, आईआर इनएक्टिव। तो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल याद रखना है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, आईआर इनएक्टिव। अब जो हमारे पास अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हमें कैसे पहचानना होता है कि आईआर एक्टिव कैसे होंगे। तो इसके लिए पहली बात तो यहाँ पर से होगी, होमो डायटोमिक तो क्या होंगे, आईआर इनएक्टिव ही होंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, जीरो क्या है, डायपोल मोमेंट है। मतलब डायपोल मोमेंट में कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि इनमें डायपोल मोमेंट है ही नहीं, तो चेंज तो कहाँ से होगा। तो अब आगे देखते हैं हम कि एक चीज होती है टोटल वाइब्रेशनल मोड्स। ठीक है, टोटल वाइब्रेशनल मोड्स या इनको बोलते हैं नॉर्मल मोड्स। नॉर्मल मोड्स, इसका कहने का मतलब है कि अगर एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास CO2 है, तो कितने टाइप से वाइब्रेशन कर सकता है, कितने टाइप से वाइब्रेशन कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल वाइब्रेशनल मोड। मतलब एक मॉलिक्यूल है तो वो कितने टाइप से वाइब्रेशन शो कर सकता है। अगर माना किसी भी मोड में, कोई भी वाइब्रेशनल मोड में, किसी भी वाइब्रेशनल मोड में डायपोल मोमेंट में चेंज आ रहा है, किसी भी टाइप से वाइब्रेशन करने में डायपोल मोमेंट में अगर चेंज हो रहा है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, मॉलिक्यूल होगा आईआर एक्टिव। ठीक है, अब हम वो देखते हैं कि कितने कितने टाइप से मोड हो सकते हैं, वो हमारे पास आगे चीजें, मतलब कितने टाइप से मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे दो टाइप में डिवाइड किए जाते हैं। पहला होता है स्ट्रेचिंग, पहला होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, और दूसरे कौन से होते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस। स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस एंड बेंडिंग, मतलब मॉलिक्यूल या तो स्ट्रेच कर सकता है या बेंड कर सकता है। स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, ठीक है, कोई चीज बॉन्ड को खींचा जा सकता है, या फिर क्या जा सकता है, बेंड किया जा सकता है। बेंड मतलब मोड़ा जा सकता है। ठीक है, बेंडिंग मतलब मोड़ना। ठीक है, स्ट्रेचिंग हो सकती है या फिर बेंडिंग हो सकती है। तो अब देखिए स्ट्रेचिंग में क्या है, स्ट्रेचिंग के लिए हमारे पास दो बॉन्ड चाहिए होती है। ठीक है, दो बॉन्ड तो हमारे पास यहाँ पर चाहिए होते हैं। मतलब कोई अगर ए और यहाँ पर कोई ए है और यहाँ पर कोई बी है, इसके बीच में हमने स्ट्रेच करना है, तो यहाँ पर दो एटम के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए। और बेंडिंग के लिए हमें एटलीस्ट क्या चाहिए होते हैं, तीन सेंटर चाहिए होते हैं, या तीन बॉन्ड यहाँ पर चाहिए होते हैं। तो बेंडिंग में क्या होना है, बेंडिंग में हमारे पास एटलीस्ट यहाँ पर तीन एटम प्रेजेंट होंगे, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई बॉन्ड एंगल जरूर होगा। ठीक, तो यहाँ पर तीन एटम की रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास बेंड करने के लिए, कोई चीज मोड़ने के लिए, और स्ट्रेच करने के लिए हमें एटलीस्ट एक बॉन्ड की जरूरत होगी। ठीक है, दो एटम और एक बॉन्ड की। तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और दूसरी होती है अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें A B B
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर अगर मैं इसमें स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ तो या तो हो सकता है कि ये दोनों के दोनों बॉन्ड बाहर की ओर जाएं ऐसे, या फिर क्या हो सकता है कि ये दोनों के दोनों बॉन्ड अंदर की ओर जाएंगे। लेकिन दोनों बाहर जाएंगे तो साथ जाएंगे और अंदर जाएंगे तो साथ जाएंगे। सिमेट्रिक मतलब दोनों साथ साथ बाहर और अंदर जाएंगे। तो ये टाइप की स्ट्रेचिंग कहलाती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। मतलब अगर मैं ए को सेंटर मान के इन दो बी एटम को साथ में बाहर की ओर खींचूं और एक बार साथ में अंदर की ओर खींचूं तो ये कहलाती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अगर अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर क्या है कि एक बार एक बॉन्ड अगर बाहर की तरफ खींचा जा रहा है तो दूसरा अंदर की तरफ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर स्ट्रेचिंग होगी। तो इस टाइप का स्ट्रेचिंग कहलाती है अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ना ही बॉन्ड एंगल चेंज होता है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता और प्लेन भी सेम ही रहता है, मतलब मॉलिक्यूल प्लेन के अंदर ही रहेगा। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा और प्लेन के अंदर ही मॉलिक्यूल रहेगा, आउट ऑफ द प्लेन यहाँ पर स्ट्रेचिंग नहीं होती है। अब अगर हम बेंडिंग की बात करें तो बेंडिंग 4 टाइप की होती है। बेंडिंग मतलब हम बॉन्ड को, इन दोनों बॉन्ड को पकड़ करके अंदर या बाहर की तरफ मोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी तक खींच रहे थे, अब मोड़ना है। तो बेंडिंग में हमारे पास क्या होता है, पहला होता है सीजरिंग, सीजरिंग, दूसरा होता है रॉकिंग, फिर होता है वैगिंग और सबसे लास्ट होता है ट्विस्टिंग। सबसे लास्ट है ट्विस्टिंग। अभी भी हम सेम ही मॉलिक्यूल ले लेते हैं ए, या हम इसको खाली सेंटर मान के चल सकते हैं, 1 2 और 3 एटम है। तो सीजरिंग मतलब सीजरिंग में क्या होना है, यहाँ पर जैसे हमारी घड़ी के पेंडुलम घूमता है ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो सीजरिंग मतलब जैसे कैंची चलती है, कैंची के दोनों मुंह एक ही साथ आते हैं, अंदर आते हैं या एक ही साथ बाहर जाते हैं। तो ये क्या होता है, इस टाइप का बेंडिंग, इस टाइप का जो मोड है, हम इसको सेंटर मान के अगर इसको अंदर की तरफ मोड़े और इसको भी साथ साथ अंदर ही की तरफ मोड़े तो ये क्या कहलाती है, सीजरिंग। और ये बाहर जाएंगे तो दोनों के दोनों साथ ही बाहर जाएंगे। अब रॉकिंग में क्या होता है, रॉकिंग में हमारे पास ये 3 एटम है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में तो दूसरा भी इसी डायरेक्शन में, जैसे पूरा पेंडुलम घूम रहा है उसी टाइप से ये घूम रहा है। यहाँ पर क्या था, जैसे कैंची चल रही थी उस टाइप से सीजरिंग कहलाता है। रॉकिंग में जैसे पेंडुलम, दो पेंडुलम अगर हों तो दोनों एक ही दिशा की ओर जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, इस टाइप का क्या कहलाता है, ये कहलाता है रॉकिंग। अब तीसरा जो होता है वो होता है वैगिंग। वैगिंग में क्या होता है कि जो हमारे 2 एटम है या ये तो आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, यानी कि जैसे या तो दोनों प्लेन से ऊपर उठ जाएंगे जिसको हम प्लस से दिखा रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्लेन से ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो ये क्या कहलाता है, वैगिंग। या प्लेन से नीचे चले जाएंगे, दोनों के दोनों साथ ही जाएंगे तो वैगिंग कहलाता है। और लास्ट होता है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में क्या होता है, मोड़ है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक ऊपर की तरफ जाएगा तो एक नीचे की तरफ। ट्विस्ट मतलब मोड़ देना, एक अबव द प्लेन की तरफ खींचा और एक बिलो द प्लेन की तरफ खींचा तो ये क्या कहलाता है, ट्विस्टिंग। तो यहां पर क्या होता है, बॉन्ड एंगल हमेशा चेंज होते हैं, ठीक है, बॉन्ड एंगल हमेशा चेंज हो जाएंगे। तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएंगे और इसमें क्या हो सकता है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होंगे, किसमें, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में। अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में भी बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होंगे, केवल बॉन्ड एंगल किसमें चेंज हो रहे हैं, बेंडिंग में। तो स्ट्रेचिंग में बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होते हैं और बेंडिंग में बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं। तो स्ट्रेचिंग 2 टाइप की है, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, और बेंडिंग 4 टाइप की, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग। तो ये 4 टाइप के, इस टाइप इतने क्या होते हैं, टोटल वाइब्रेशन, जितने टाइप से मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकता है वो हमारे इतने टाइप के होते हैं। अब हमें देखना है कि टोटल नॉर्मल मोड्स या टोटल वाइब्रेशनल मोड होते कितने हैं, ये हम कैसे पता करें। माना हमको कोई एग्जांपल CO2 दे दिया तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, या कितने टाइप से ये वाइब्रेशनल मोड शो कर रहा है। तो इस पर हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं टोटल नॉर्मल मोड्स या टोटल वाइब्रेशनल मोड्स निकालने के लिए। वो होते हैं, एक फॉर्मूला होता है 3n-6, जो हमें क्या निकालता है, टोटल नॉर्मल मोड या वाइब्रेशनल मोड। फॉर किसके लिए होता है, फॉर होता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। और एक फॉर्मूला होता है 3n-5, ये होता है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, जहां पर n होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स विद इन मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है वो n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 3n-6 होता है नॉर्मल मोड जो होता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, 3n-5 किसके लिए होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। अब हम देखते हैं कि
कैसे हम किसी मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल मोड निकालें। तो आगे हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए H2O, ठीक है, एक H2O मॉलिक्यूल कंसिडर करें। ये कैसा होता है, अगर इसका शेप देखें तो ये कैसा होता है OHH, यानी कि ये कैसा है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 3n-6। तो 3 इंटू कितने एटम है, 3 एटम -6 यानी कि 6, यानी कि 3 यहाँ पर नॉर्मल मोड आ जाएंगे, 3 नॉर्मल मोड आ जाएंगे। अब यानी कि 3 टाइप से वाइब्रेशन शो कर रहा है। अब वो 3 टाइप में से कौन IR एक्टिव होंगे, कौन IR इनएक्टिव होंगे, ये डिसाइड होगा कि जिस नॉर्मल मोड में डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, IR एक्टिव हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि H2O में 3 नॉर्मल मोड है, तो किस टाइप से शो कर सकते हैं। देखिए जैसे OHH, अगर माना ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कर रहा है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मतलब ये भी यहाँ को खींच रहा है और ये भी यहाँ को खींच रहा है, या अंदर जा रहे हैं तो दोनों साथ ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो डायपोल मोमेंट होता है, एक चीज ध्यान रखना है, डायपोल मोमेंट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है एक तो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है, एक होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिटवीन एटम्स, जो भी बॉन्ड है उनके बीच में, एटम के बीच में कितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, और थर्ड चीज जो डिपेंड करता है वो बॉन्ड एंगल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 3 चीजों के बेस पर हम डिसाइड कर लेंगे कि डायपोल मोमेंट में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिस टाइम हम इसमें जो वाइब्रेशन वगैरह कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अगर माना मैंने इसको सिमेट्रिकली स्ट्रेच किया, तो सिमेट्रिकली स्ट्रेच करने पर क्या हो गया, जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, चाहे बाहर को करूंगा तो बढ़ेगी, अंदर को करूंगा तो घट जाएगी। यानी कि बॉन्ड लेंथ अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब जो डायपोल मोमेंट है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है, तो जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाला वाइब्रेशन है, यहाँ पर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाला वाइब्रेशन है, वो कैसा होगा, IR एक्टिव वाइब्रेशन होगा, पर्टिकुलर ये वाला IR एक्टिव वाइब्रेशन होगा। अब अगर माना इसी मॉलिक्यूल को मैं अनसिमेट्रिकली स्ट्रेच करता हूं, इसी को मैं अनसिमेट्रिकली स्ट्रेच कर रहा हूं, तो क्या होगा, एक अंदर की ओर जाएगा और एक बाहर की ओर जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ यहां पर भी चेंज होगी, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, और इस वजह से क्या होगा, ये भी कैसा होगा, IR एक्टिव मोड होगा, ये भी IR एक्टिव मोड होगा। अब थर्ड जो हो सकता है, इसमें थर्ड जो चीज हो सकती है वो क्या हो सकती है, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक के टोटल 3 होने हैं, 2 तो हो गए हैं, एक बचा, वो कौन सा बचा, बेंडिंग वाला। तो माना अगर बेंडिंग हो रहा है, जैसे माना मैं इस टाइप की बेंडिंग दिखा रहा हूँ, सीजरिंग टाइप की हो रही है, तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल चेंज होगा, बॉन्ड एंगल चेंज होगा। तो बॉन्ड एंगल चेंज होने से क्या हो जाएगा, IR एक्टिव मोड हो जाएगा, ये भी कैसा होगा, IR एक्टिव। तो यानी कि अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर माना किसी भी मॉलिक्यूल का एक भी एटलीस्ट 1 मोड जो है IR एक्टिव होगा, मतलब एटलीस्ट 1 मोड में भी डायपोल मोमेंट चेंज होगा, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही क्या कहलाएगा, IR एक्टिव। जैसे हमने देखा H2O के इसमें तीनों के तीनों मोड क्या है, डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है तीनों के तीनों में, तो इसका मतलब तीनों के तीनों मोड यहाँ पर IR एक्टिव है, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल तो IR एक्टिव होगा ही होगा। अगर एक भी मोड IR एक्टिव, एक भी मोड में डायपोल मोमेंट चेंज होता तो तब भी मॉलिक्यूल कैसा कहलाता, IR एक्टिव कहलाता। यहाँ पर तो तीनों के तीनों मोडों में हमारा चेंज हो रहा है डायपोल मोमेंट। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है कि इन तीनों में से कौन सा मोड IR एक्टिव होगा, ये तीनों बना देगा। तो हमें देख लेना है कि अगर किसी में भी डायपोल मोमेंट में चेंज आ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, IR एक्टिव हो जाएगा। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला तीनों स्ट्रक्चर अगर हमें दे दे तो तीनों के तीनों कैसे हैं, IR एक्टिव मोड है, ठीक है। तो अब दूसरा ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे CO2 है। CO2 कैसा मॉलिक्यूल होता है, CO2 होता है लीनियर मॉलिक्यूल। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 3n-5, ठीक है। तो यानी कि 3 × 3 - 5, यानी यहाँ पर क्या जाएंगे, 4 टोटल नॉर्मल मोड आएंगे, टोटल नॉर्मल मोड। ये तो टोटल आ रहे हैं ना, टोटल के बाद हमें ये देखना है कि कौन सा IR एक्टिव है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से हम कैसे देख सकते हैं, अगर मैंने CO2 मॉलिक्यूल ले लिया तो इसमें मैं एक बात दोनों को क्या कर रहा हूँ, सिमेट्रिकली स्ट्रेच कर रहा हूँ, इस बॉन्ड को यहाँ की ओर खींच रहा हूँ, इसको यहाँ की ओर खींच रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। तो अब यहाँ पर देखें, जितनी बॉन्ड लेंथ इस वाले बॉन्ड की बढ़ेगी उतनी ही बॉन्ड लेंथ इसकी भी बढ़ेगी, यानी कि बॉन्ड लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब पहले तो क्योंकि
पहले तो इसमें डायपोल मोमेंट 0 था अभी तक। अब मैंने स्ट्रेच करने के बाद भी डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आया, डायपोल मोमेंट में कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि जितना यहाँ से यहाँ की ओर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है उतनी यहाँ से यहाँ की ओर भी बढ़ रही है। तो ओवरऑल क्या होगा, जितना यहाँ से डायपोल मोमेंट जनरेट होगा इसको इतना नेग्लेक्ट कर देगा, तो ये कैसा होगा, IR इनएक्टिव मोड होगा, IR इनएक्टिव मोड। अगर माना मैं दूसरा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के अलावा अनसिमेट्रिक देखूं, माना ऐसे था मॉलिक्यूल, अब मैं अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कर रहा हूं इसमें, तो अनसिमेट्रिक मतलब इसको भी यहाँ की ओर खींच रहा हूं और इसको भी यहाँ की ओर खींच रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड छोटा हो जाएगा, एक बॉन्ड बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ वगैरह इसका कुछ, इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट कुछ अलग आएगा और इसका कुछ अलग आएगा, तो यहाँ पर यानी कि कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट में चेंज आ जाएगा, डायपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा, इस वजह से क्या होगा, IR एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड, क्योंकि यहाँ पर 4 मोड है तो ऐसे ही 2 हमारे कौन से होंगे, बेंडिंग वाले होंगे, क्योंकि सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक तो हो गए, अब बाकी बचे कौन से, बेंडिंग वाले। तो बेंडिंग में अगर माना हमारा ऐसे, एक मैंने सीजरिंग देख लिया, तो सीजरिंग में क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल चेंज होगा, डायपोल मोमेंट तो था इसमें पहले से ही, पहले जरूर होना चाहिए डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, बॉन्ड एंगल तो चेंज होगा ही होगा, जिससे क्या हो जाएगा, बेंडिंग करने में हमारा ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, IR एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमारा एक और मोड आएगा, वो भी IR एक्टिव हो सकता है। तो ये टाइप ऐसे हम पता कर लेंगे कि टोटल मोड में से 4 में से कितने मोड IR एक्टिव है, कितने मोड IR इनएक्टिव है। तो एग्जाम्स में ऐसे हमें स्ट्रक्चर बना के दे देता है और वो पूछता है कि ये वाला मोड IR एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो हमें केवल इतना पहचानना है कि इसमें डायपोल मोमेंट में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, IR एक्टिव हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल देखें, जैसे फॉर एग्जांपल Cl2 और Cl2, अब इसमें क्या है, अभी तो कोई डायपोल मोमेंट है नहीं, डायपोल मोमेंट इसमें कुछ है नहीं, म्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो अगर माना मैं इसको कितना भी स्ट्रेच कर दूं, इस बॉन्ड को कितना भी खींच दूं या कितना भी सिमेट्रिक करूं चाहे अनसिमेट्रिक, कितना भी खींचूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, डायपोल मोमेंट नॉट चेंज। इसलिए जितने भी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, IR इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके वाइब्रेशंस जितने भी होते हैं उनमें डायपोल मोमेंट में कोई भी चेंज नहीं आता, इसलिए IR इनएक्टिव होंगे। तो ओवरऑल बात यह है कि अगर माना किसी मॉलिक्यूल के किसी भी वाइब्रेशनल मोड में, अगर मॉलिक्यूल जितने टाइप के वाइब्रेशनल मोड दिखा रहा है उनमें किसी भी एक में अगर डायपोल मोमेंट चेंज होता है, डायपोल मोमेंट चेंज होता है, तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, मॉलिक्यूल IR एक्टिव होगा, ठीक है। चाहे एक मोड हो चाहे 2 मोड हो, वो मॉलिक्यूल टोटली ओवरऑल क्या कहलाएगा, IR एक्टिव मॉलिक्यूल कहेगा। कम से कम एक मोड का तो सिग्नल देगा या 2 का, जितने का भी चेंज हो रहा होगा जिनमें डायपोल मोमेंट, उनका सिग्नल मिलेगा, इसलिए वो मॉलिक्यूल IR एक्टिव कहलाएंगे, यानी उनका सिग्नल जो है IR में मिलेगा। जैसे अगर हम होमोडायटोमिक ले लेंगे तो इसका कोई भी सिग्नल हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं मिलेगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने टाइप के बैंड या सिग्नल मिल सकते हैं जो कि हमें डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन से मिलते हैं। तो यहाँ पर जनरली हमें 2 टाइप के बैंड मिलते हैं, जिनको हम पहले हम एक इक्वेशन देख लेते हैं जिसके हिसाब से हम बैंड को बताएंगे, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। एक हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आता है जो कि हमें एनर्जी लेवल्स का एनर्जी निकालने के लिए, डिफरेंट जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी कितनी होंगी उनका, उसके लिए हमें एनर्जी अगर हम निकालते हैं तो वो होती है डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी। उसके लिए फॉर्मूला होता है E वाइब्रेशनल इक्वल टू V प्लस हाफ H न्यू, ठीक है। इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, हम डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी हम निकाल लेते हैं, जहाँ पर V है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, डिफरेंट जो वाइब्रेशन लेवल है उनकी एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस बेस पर हमारे पास 2 टाइप के बैंड होते हैं, एक होता है फंडामेंटल बैंड और एक होता है ओवरटोन बैंड, फंडामेंटल बैंड एंड ओवरटोन बैंड। अब देखिए हम कैसे इसको निकालते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल है 1 2
ऐसे हमारे पास डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल है। तो इसके माना एनर्जी 0 थी, ये V0 था, ये V1 था, ये V2 था और V3 था। तो हमें क्या निकालना है, हर किसी लेवल की हमें एनर्जी निकालनी है। तो अगर इसकी एनर्जी निकालूं मैं, सबसे नीचे वाले जो V0 है या V0 है उसकी एनर्जी निकालूं, तो मेरे पास फॉर्मूला है V प्लस हाफ एच न्यू। हमारे पास फॉर्मूला है V प्लस हाफ एच न्यू। तो V क्या है, जहाँ पर वाइब्रेशनल लेवल का नंबर रखना है, तो 0 प्लस हाफ एच न्यू। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एच न्यू। अगर माना मैं कहूँ कि ट्रांजिशन यहाँ पर से यहाँ पर हो रहा है 0 लेवल से फर्स्ट लेवल में, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाले लेवल की एनर्जी हो जाएगी 1 प्लस हाफ एच न्यू, यानी कि कितना हो जाएगा 3/2 एच न्यू। अब अगर मेरे को इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/2 एच न्यू माइनस 1/2 एच न्यू, यानी कि दोनों का डिफरेंस आ जाएगा एच न्यू। तो इसका मतलब यहाँ पर का जो गैप है वो क्या है, एच न्यू के बराबर है। तो फंडामेंटल बैंड ऐसे बैंड होते हैं जो एडजेसेंट लेवल के बीच में होते हैं, जैसे ये लेवल और ये लेवल, इनके बीच में जो भी हमें बैंड मिलेगा उनको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल बैंड। तो फंडामेंटल बैंड एक तो हम बोल सकते हैं कि जो एडजेसेंट लेवल की ट्रांजिशन की वजह से हमको बैंड मिलता है या सिग्नल मिलता है उसको फंडामेंटल बैंड बोलते हैं, या फिर जहाँ पर 1 एच न्यू के एब्जॉर्प्शन से हमें क्या मिलता है, बैंड मिलेगा, जो वो क्या कहलाएगा, फंडामेंटल बैंड कहलाएगा, यानी कि इनका जो गैप है वो एच न्यू के इक्वल है। तो ये टाइप के बैंड क्या कहलाते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऐसे टाइप के बैंड जो सिंगल क्वांटा के एब्जॉर्प्शन से हमको मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल बैंड। तो ऐसे सिमिलरली अगर मैं दूसरा टाइप का देखूं, दूसरे मेरे पास है, अगर मैं मान के चलूं कि मेरा जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है, वो हो रहा है इस लेवल से, यहाँ पर से 0 वाले लेवल से यहाँ पर चले गया माना, तो यहाँ पर क्या एनर्जी आएगी या क्या यहाँ पर चेंजमेंट रहता है, तो यहाँ पर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, इसके लिए मेरे पास होगा फॉर्मूला, नीचे वाले लेवल की एनर्जी तो एच न्यू ही है और ये जा कहाँ रहा है, यहाँ पर जा रहा है, तो सेकंड लेवल की एनर्जी यानी कि 2 प्लस हाफ एच न्यू। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 एच न्यू। तो अगर मुझे इस लेवल और इस लेवल के बीच की एनर्जी का गैप निकालना है तो ऊपर वाले की कितनी आ रही है 3/2 एच न्यू और इसकी थी हाफ एच न्यू। तो इनका अगर डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 एच न्यू, ये आ जाएगा 2 एच न्यू। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 एच न्यू। तो ये वाला जो गैप है जहां पर हम क्या कहते हैं, नॉन एडजेसेंट जो वाइब्रेशनल लेवल है उनके बीच में जब ट्रांजिशन होता है यहाँ से यहाँ, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसा ट्रांजिशन जहां पर एक से ज्यादा एच न्यू यानी कि जैसे 2 एच न्यू के एब्जॉर्प्शन से हमको मिल रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ओवरटोन बैंड। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ओवरटोन बैंड। तो ओवरटोन बैंड एक तो पहली बात नॉन एडजेसेंट वाइब्रेशनल लेवल के बीच में होंगे, यानी यहाँ की जैसे यहाँ 0 से सेकंड पे चले गया तो ये क्या कहलाएगा, नॉन एडजेसेंट के बीच में हो रहा है। और दूसरा क्या 2 एच न्यू या फिर 3 एच न्यू ऐसे मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि जो एच न्यू का एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, एन की वैल्यू यहाँ पर होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब जहाँ पर हमारे पास एन एच न्यू के फॉर्म में हो रहा है एब्जॉर्प्शन लाइट का। ठीक है, अगर 1 एच न्यू एब्जॉर्ब होती है तो हमारे पास फंडामेंटल बैंड मिलता है, अगर 3 एच न्यू या 2 एच न्यू ऐसे एब्जॉर्प्शन होता है तो क्या मिलता है, ये मिलता है हमको ओवरटोन बैंड। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमें मेनली बैंड मिलते हैं इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, अब आगे की जो चीज़ें होंगी हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।